नमस्कार। आज हम दिशाओं के बारे में समझेंगे और समय के विभिन्न विभिन्न जोन्स के बारे में समझेंगे। तो जब आज की कक्षा हम शुरू करते हैं तो हम, जैसा कि हमने कहा, समय को समझने की कोशिश करेंगे। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और इन सभी के साथ हम वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी दिशा को निर्धारित करते हैं। तो मान लीजिए हम चलते हैं और ये आपका एक मैप है जिसको हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस नक्शे पे अगर हम देखते हैं तो आप जैसा कि देख सकते हैं एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन आप बनता है। अब ये जो मानचित्र दिया हुआ है इसमें ये जो है ये है आपका नॉर्थ, तो हम उत्तर दिशा को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ये दिशा उत्तर की तरफ सरकती जाएगी हम कहेंगे कि हमारा जो कंपास है वो दिशा को निर्धारित करता है। ये दिशा किस तरीके से निर्धारित हो सकती है? अगर मान लीजिए मैंने ये भारत का मानचित्र बनाया है तो मैं बोलूँगी ये उत्तर दिशा है, पर अगर इस मानचित्र को मैं इस तरीके से दूसरे डायरेक्शन में बना देती हूँ तो मेरा उत्तर दिशा ये हो जाती है। तो जब भी हम किसी नक्शे या मानचित्र को बनाने की कोशिश करते हैं तो दिशा जो है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब भी ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर आप खड़े हैं और जब आप खड़े हैं तो आपका जो हाथ है वो पूरब दिशा की तरफ है, आपका दायां हाथ, आपका जो राइट हैंड है वो पूरब दिशा की तरफ है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। तो आपका सिर किस तरफ फेस करेगा? आपका सिर हमेशा नॉर्थ में होगा। तो इस तरीके से आप दिशाओं का अनुमान लगा सकते हैं कि आप कौन सी दिशा में मुंह करके खड़े हैं। तो अगर आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है तो आपका दायां हाथ जो है वो राइट में होगा और आपका जो दायां हाथ है, जो राइट हैंड है, वो ईस्ट दिशा में होगा और जो लेफ्ट हैंड है वो आपका वेस्ट दिशा में होगा। इसी तरीके से हम जब भी ग्रिड बनाते हैं तो ग्रिड पे हम नॉर्थ को मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे आपने 360 डिग्री बनाने की कोशिश की है। तो इस 360 डिग्री को हम 90 90 90 90 के 3 कॉलम लिख सकते हैं। 4 कॉलम हमने अलग अलग बना दिए। अब मान लीजिए कि एक नदी यहाँ से बह के जा रही है, तो ये नदी इस दिशा से कितनी दूर है? तो हम बोल सकते हैं, ऐसे हम 3 सेक्शंस यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। हर एक जो है 30 डिग्री का होगा। तो हम बोल सकते हैं कि पूरब दिशा से ये जो है 30 डिग्री दक्षिण की तरफ जाती है, तो ये दक्षिण पूरब दिशा में है। तो इस तरीके से हम दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। फिर हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। जब हम पृथ्वी को लेते हैं तो इसका जियोग्राफिकल जो नॉर्थ होता है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। जब चुंबकीय क्षेत्र की वजह से एक डिफ्लेक्शन पैदा होता है जिसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं या चुंबकीय डिक्लिनेशन कहते हैं, वो एक एंगल प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं थीटा, और ये जो बनता है ये होता है आपका मैग्नेटिक पोल। तो ये आपका चुंबकीय ध्रुव है और ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ है या भूगोलिक नॉर्थ जिसको हम कहते हैं। तो चुंबकीय नॉर्थ क्या होता है और भूगोलिक नॉर्थ क्या होता है, ये दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम यहाँ पे विभिन्न स्थलाकृतियों को समझने की कोशिश करते हैं कि स्थलाकृतियाँ अपनी जगह से कितनी ऊपर हैं और कितनी नीचे हैं। अगली हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बोला, कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम दिशा निर्धारित करते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये कितना उत्तर की तरफ है, ये कितना पूरब की तरफ है, ये कितना पश्चिम की तरफ है। तो वो दिशा हम कंपास के माध्यम से देखते हैं और ये कंपास जो है पूरा मिला के एक 360 डिग्री का सर्कल आपका बना देता है। इसी तरीके से हम XY कोऑर्डिनेट समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम आपके पृथ्वी को लेते हैं, एक भूगोल का मानचित्र, हम पूरे विश्व का मानचित्र यहाँ पर लेते हैं और हम कहते हैं कि कौन सा हिस्सा कौन से क्षेत्र में आता है, तो उसको समझने के लिए हम XY कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो जो 0 डिग्री आपका मार्क्ड है, इससे दोनों अगर उत्तर में होंगे तो आपके दोनों ही पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, यहाँ पर दोनों ही XY एक्सिस आपकी नेगेटिव आएंगी और यहाँ पर X नेगेटिव होगा, Y पॉजिटिव होगा। और इस पूरे सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब हम समझ सकते हैं तो हम अक्षांश और देशांतर की बातें करते हैं। अक्षांश मतलब जो सीधी रेखाएं चलती हैं, तो हम
हम पृथ्वी के मानचित्र पे अगर देखें तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, फिर आपकी 66 डिग्री रेखा और ध्रुवीय क्षेत्र, तो ये सारे क्या हो गए, ये आपके अक्षांश हो गए, जिनको पैरेलल्स भी कहा जाता है। ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं और कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। दूसरी तरफ आपके देशांतर होते हैं। देशांतर में क्या होगा, ये ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। तो मध्य के क्षेत्र में तो ये सबसे दूर होते हैं, पर जैसे जैसे ध्रुवीय क्षेत्र आता है ये आपस में पास आते जाते हैं। तो इससे हम निकालते हैं क्या, इससे हम निकालते हैं देशांतर, मतलब जो मेरिडियंस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं या लॉन्गिट्यूड्स हम कहते हैं। अब जिस क्षेत्र में कोई भी अक्षांश या देशांतर आके जुड़ता है उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जो कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की सहायता से निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की सहायता से निकाल सकते हैं, इस मानचित्र में अगर आप देखें तो हमने बोला कि चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री की एक रेखा जाती है, ठीक है। तो ये आपकी 0 डिग्री की रेखा हो गई और ये आपका जो क्षेत्र है आपका ग्रीनविच मेरिडियन, ये आपका 0 डिग्री का क्षेत्र हो गया। तो ये जो 0 डिग्री का आपका ग्रीनविच मेरिडियन का क्षेत्र है, इस 0 डिग्री और इस 0 डिग्री से उत्तर की तरफ ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये उत्तर पूरब का क्षेत्र है, ये दक्षिण पूरब का क्षेत्र है, ये दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है और ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। तो ये हमने पूरे विश्व को 4 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। अब क्योंकि हमने विश्व को 4 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है, हम यहाँ पर क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होंगे वो किस तरीके से होंगे। मान लीजिए 30 डिग्री पूरब की तरफ है और 28 डिग्री उत्तर की तरफ है, ठीक है। तो ये आपके दोनों हो गए प्लस प्लस कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जो कार्टेशियन सिस्टम हमने समझा उसके द्वारा हम इसको माप सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग आपके मानचित्र की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं आपकी, इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं 35 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट। तो ये जो 4 आपके कोऑर्डिनेट्स बने हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इन चारों के क्षेत्र में इस वाले क्षेत्र में जो हिस्सा आएगा बेसिकली वो आपका नॉर्थ और ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाली जो पहली वैल्यू है ये आपके इस क्षेत्र में आएगी। तो इस तरीके से कौन सी वैल्यू किस क्षेत्र में आएगी उसको हम नाप सकते हैं। मैप ग्रिड्स हमने बताया कि ये इमेजिनरी लाइन होती है, सही में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं मानकृत नहीं हैं। हम सिर्फ अपनी चीज़ों को सरल बनाने के लिए, चीज़ों को ढंग से लोकेट करने के लिए, उसकी स्थलाकृति समझने के लिए इन चीज़ों को मार्क करते हैं। तो ये जो ग्रिडिंग सिस्टम होता है ये पूर्णतः इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड है। अब ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हमने सेब लिया, सेब जिसको हम एप्पल भी बोलते हैं। अब इस एप्पल को हमने क्या किया, एक तरीके से सीधा काटा और एक तरीके से हॉरिजॉन्टल काटा। तो जब हमने हॉरिजॉन्टल काटा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो इसको हॉरिजॉन्टल काटने का रिजल्ट है। तो ये क्या है, ये है आपका लैटिट्यूड्स, और दूसरी तरफ जो हम देखेंगे वो है आपका लॉन्गिट्यूड, जो इसको हम वर्टिकली काट रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेखाएं आपकी बनेंगी ये वर्टिकल रेखाएं हैं, जबकि दूसरे केस में जो रेखाएं बनेंगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड या अक्षांश और देशांतर हो गया। इस पूरे अक्षांश और देशांतर को समझने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को काम में लेते हैं, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझाते हैं कि हम 360 डिग्री जो है पूरे विश्व का वो कितने देर में पूरा करते हैं, 24 घंटे में पूरा करते हैं। तो हम 1 घंटे में कितना दूरी तय करते हैं, 360/24, और इसका मतलब है कि हम लगभग 1 घंटे में 15 डिग्री आगे ट्रैवल कर सकते हैं। या हम बोले कि 1 डिग्री ट्रैवल अगर हम करते हैं तो हमें कितना समय लगेगा वो हम यहाँ से वापस निकाल सकते हैं। तो वो हो गया आपका, क्योंकि 15 डिग्री आपके 60 मिनट में कवर हो रहे हैं, आपके 1 डिग्री कितने मिनट में कवर होगा, 4 मिनट में। अब मान लीजिए 2 जगहों के बीच में दूरी जो है वो 8 मिनट की है, तो कितने डिग्री की अंतर है दोनों जगहों में, दोनों जगहों में बहुत ही सरल है, आप समझ ही सकते हैं, 2 डिग्री का अंतर हो गया। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी भूमध्य रेखा है और यहाँ पर आपका प्राइम मेरिडियन है। ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को दर्शाता है। इसी तरीके से हमने ये समझा अभी अभी कि किस तरीके से हम
अक्षांश और देशांतर निकाल सकते हैं और अक्षांश और देशांतर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की हम बात करते हैं, एक तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, दूसरा यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर होता है। तो जो यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर है उसमें स्ट्रेट लाइंस की तरह हम दिखाते हैं। हर जो जोन यहाँ पर विभाजित किया जाता है वो जोन कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री का होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर में, और इसकी दूरी हम मीटर्स में नापते हैं। ईस्ट से वेस्ट इसको हम चलाते हैं और इसके जो भी लेटर्स हैं वो नॉर्थ और साउथ की तरह नंबर्ड होते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक यूएमटी ग्राफ या यूनिवर्स ट्रांसवर्स मर्केटर का हम ग्राफ देख रहे हैं, तो ये विभिन्न वैल्यूज़ हैं जो दी गई हैं और विभिन्न टाइम जोन्स हैं जिसमें हमने इसको डिवाइड करने की कोशिश की है। अब समय को अगर हम नापने की कोशिश करें तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। अगर मान लीजिए कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर दोपहर का समय है, दोपहर के 12 बजे हैं। अगर आप अपनी दिशा से पूरब की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, दोपहर के बाद का समय होगा, और अगर आप पश्चिम की तरफ जाते हैं तो दोपहर से पहले का समय होगा, मतलब सुबह का समय होगा। तो ये आपका एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये आपकी लोकेशन है एल, और अगर आप इससे ईस्ट की तरफ जाते हैं तो समय दिन में बढ़ता है। इसको याद रख सकते हैं, ईस्ट गेन ऐड और वेस्ट लूज और सब्ट्रैक्ट। मतलब अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो आप समय खोते हैं और आपके पास उतना समय और है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका दोस्त कोई वेस्ट में बैठा है, वो अभी नाश्ता कर रहा है, तो इस समय पर आप जो हैं वो शाम का खाना खा रहे हैं, आप रात्रि भोजन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अगर आप पश्चिम में हैं तो आपके पास समय ज़्यादा है और पूरब में जाते जाते आपके पास और समय है आगे चीज़ें और कार्य करने के लिए। तो जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हैं आप इस चीज़ को समझते हैं कि आप अलग अलग टाइम जोन्स को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये टाइम जोन्स को जो क्रॉस करने का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि जब हम पृथ्वी को देखते हैं, हम बोलते हैं हम अमेरिका से मान लीजिए कि भारत आते हैं, तो अमेरिका से जब आप भारत आते हैं तो ये जो समय आप ट्रैवल करते हैं, ये जो दूरी आप ट्रैवल करते हैं, इसको आप किस तरीके से निकालते हैं, इसको आप इसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था, हर 1 डिग्री जो आपकी हो रही है उस पे कितना होता है, हर 1 घंटे में आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 15 डिग्री। तो हर 15 डिग्री अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपका 1 घंटा जुड़ता जा रहा है। ईस्ट गेन और ऐड, वेस्ट लूज और सब्ट्रैक्ट। मतलब अगर आप पश्चिम की तरफ 15 डिग्री गए हैं तो आप अपना 1 घंटा खो रहे हैं। तो वर्ल्ड या विश्व का मानचित्र अगर हम देखें तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करता है, और ये जो रोटेशन होता है इसके द्वारा हम विभिन्न टाइम जोन्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, टोक्यो का हमें वैल्यू दे रखी है कि अक्षांश जो आपके लैटिट्यूड हैं उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, और इसी तरीके से आपके रोम की वैल्यू दे रखी हैं। अब हमें निकालना है कि कितनी समय सीमा की दूरी है। तो यहाँ पर आपके क्योंकि देशांतर दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 35 डिग्री और 15 डिग्री का अंतर निकालेंगे, पर ये अंतर हम सीधे नहीं निकाल सकते। अगर ये भी पश्चिम में होता तो हम कह सकते थे कि ये सीधा जो है हमारा यहाँ पे ये आंसर हो गया, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास 135 डिग्री तो पश्चिम में है, तो मैं 0 से 135 डिग्री तक गया और पूरब में मैं 15 डिग्री और गया, तो मेरे पास कुल डिग्री कितने हो गए, यहाँ पर 150 डिग्री हो गए। तो ये 150 डिग्री मैं कितने समय में पूरा कर रहा हूँ, 15 समय में पूरा कर रहा हूँ। तो मुझे कितना समय लगेगा, 10 घंटे लगेंगे। अगर ये 15 डिग्री वेस्ट होता तो मुझे कितने समय लगता, मुझे 8 घंटे लगते। तो यहाँ पर हम सीधे से समझ सकते हैं, अगर दोनों ही चीज़ें वेस्ट में हैं तो मैंने 135 डिग्री और 15 डिग्री में डिफरेंस ले लिया, वो हो गया मेरा 120। क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री ट्रैवल होता है, इस 120 को मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 8 घंटे उत्तर आ गया। पर क्योंकि 135 डिग्री तो मेरा यहाँ पर है और 15 डिग्री मेरा यहाँ पर है, तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरी जुड़ेंगी, तो 135 और 15 को मुझे जोड़ना पड़ेगा। अब क्योंकि 135 और 15 को मैं जोड़ रही हूँ तो ये क्या हो गया, 150 डिग्री। अब 1 घंटे में क्योंकि 15 डिग्री तय होते हैं तो 10 घंटे मुझे लगेंगे ये दूरी तय करने के लिए। इसी तरीके से आपका इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस तरीके से आप ईस्ट की तरफ जाते हैं आप समय गेन करते हैं।
अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एक सीधी रेखा नहीं है, वो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर बेंड करी हुई है। ये बेंड क्यों है? ये बेंड इसलिए है ताकि वो पूरा जो राष्ट्र है वो एक समय सीमा में आ जाए। समय सीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानते हैं कि हम भारत में, पूरे भारत में एक ही समय सीमा है, तो अगर मैं आसाम में बोलूँगा कि 8 बजे हैं, तो वो आपके गुजरात में भी 8 ही बजे होंगे, तो मुझे कैलकुलेट करना उस समय पे बहुत ही आसान हो जाता है। पर अगर मान लीजिए कि आसाम में सुबह के 8 बजे हैं, तब आपके गुजरात में सुबह के 7 बज रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे को टाइम कैलकुलेट करने में मुश्किल पड़ेगी। तो इस चीज़ को सरल बनाने के लिए हम टाइम जोन्स रखते हैं, और क्योंकि आपके पास टाइम जोन्स होते हैं, आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से, सुलभता से, सरलता से तय कर सकते हैं। अगली चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं वो ये है कि किस तरीके से हम आइडियल को क्रॉस करते हैं या इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं। तो मान लीजिए कि जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, तो आपके इस तरफ जो हम कहते हैं, जो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पर आपके ईस्टर्न प्रदेश हैं, और जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर आपके वेस्टर्न प्रदेश हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो आपका भारत है और जो आपका अमेरिका का क्षेत्र है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपका अमेरिका का क्षेत्र है, और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, और यहाँ पर आपके अमेरिका का क्षेत्र है। तो अमेरिका में अगर थर्सडे है, तो उस समय पे भारत में क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, तो यहाँ आपके एक दिन का अंतर पड़ गया। तो जब आप ईस्ट से वेस्ट इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं, तो आपको एक दिन मिल जाता है। तो जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के क्षेत्र हैं, वो समय में आपसे एक दिन पीछे चलते हैं, और जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के क्षेत्र हैं, वो समय में आपसे एक दिन आगे चलते हैं। तो इसीलिए अगर हम बोलते हैं कि कैलिफोर्निया में सुबह के 9 बजे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या समय होगा, तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये इतना दूरी जो है ये वेस्ट में है, और दूसरी दूरी जो है वो आपकी ईस्ट में है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट की कैलकुलेशन निकालेंगे। तो 135 और 120 की आप वैल्यूज़ निकालेंगे, तो आप टोटल समय निकालेंगे कि किस तरीके से आपका 105 डिग्री आया, क्योंकि ये 180 डिग्री में से 120 का आपने डिफरेंस निकाला, वो कितना होता है, और 180 में से आपने 135 का निकाला, तो 105 डिग्री आपका अंतर आता है। ये 105 डिग्री आपको 7 घंटे देता है। तो 7 घंटे का डिफरेंस होता है आपका कुल। तो अगर मान लीजिए कि कैलिफोर्निया में सुबह के 9 बजे हैं, तो उस समय क्या होगा, उस समय आपके ऑस्ट्रेलिया में अगला दिन होगा, जो कि संडे होगा, क्योंकि जैसा कि हमने आइडियल में समझा, जो मानचित्र है उसमें अमेरिका जो है आपका एक दिन पीछे चलता है। तो अमेरिका में अगर सैटरडे है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या होगा, संडे होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर हमने उसमें से 7 घंटे घटा दिए, तो वहाँ सुबह के 9 बजे थे, तो यहाँ सुबह के 2 बजेंगे। इसी तरीके से अगर सनराइज़ और सनसेट का समय दे रखा है, और विनिपेग और मैनिटोबा का डिफरेंस दे रखा है, जो कि 8 डिग्री का है, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट का अंतर पड़ता है। तो 8 डिग्री में कितना अंतर पड़ेगा, 8 डिग्री में 32 मिनट का अंतर पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पर 32 मिनट का अंतर मेरा पड़ रहा है, तो मैं 5:25 है उसमें 32 मिनट और जोड़ दूंगी, तो 5:57 पे मेरा समय होगा सूर्यास्त का मैनिटोबा में। तो इस तरीके से हम सूर्यास्त और सूर्योदय के समय को समझ सकते हैं। डे लाइट सेविंग एक और बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसमें हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जैसे जैसे इक्वेटर से, ध्रुव से, जो भूमध्य रेखा है उससे ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो आपके दिन छोटे होने लगते हैं। अब क्योंकि गर्मियों में आपके दिन बड़े हैं और सर्दियों में दिन छोटे होने लगते हैं, एक समय पे हम बोलेंगे पूरी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया कि पूरे, अगर सर्दियों का मौसम हो गया है, तो यहाँ पर 6 महीने की रातें होंगी। मतलब जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, दिन जो हैं आपके छोटे होते जा रहे हैं। क्योंकि दिन छोटे होते जा रहे हैं, आपको क्या होगा, आपको किसी न किसी तरीके से दिन को बड़ा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जो आपके गर्मियों के दिन हैं, समर्स में आप डे लाइट सेविंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्योंकि गर्मियों में आपके दिन बड़े होते हैं, आप घड़ियों को 1 घंटा सेट कर देते हैं इस तरीके से, ताकि आप
1 घंटा एक्स्ट्रा काम में ले सकें, और वो जो 1 घंटा आप एक्स्ट्रा काम में ले रहे हैं वो आपके दिन बड़े कर देता है गर्मियों में। तो ये जो एक्स्ट्रा आवर होता है गर्मियों में उसको हम बोलते हैं डे लाइट सेविंग टाइम। इसको कहा जाता है कि स्प्रिंग के मौसम में हम फॉरवर्ड चले जाते हैं, और जब सर्दियों का मौसम आता है, जब पतझड़ का मौसम आता है, फॉल का मौसम आता है, तो हम घड़ियों को पीछे कर देते हैं। अब ये विश्व के मानचित्र में हमने विभिन्न टाइम जोन्स को दर्शाने की कोशिश की है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको हम जेट लैग कहते हैं। जेट लैग का मतलब है अगर आप अमेरिका से ट्रैवल करके चाइना या भारत आ रहे हैं, क्योंकि आप इतने सारे टाइम जोन्स क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पर अगर सुबह 9 बजे हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके मध्य रात्रि हो रहे हो या दोपहर का समय हो रहा हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप बायोलॉजिकली उस चीज़ के लिए सेट नहीं है, तो आपको थकान महसूस होगी, आप कई बार डिसोरिएंटेड महसूस करेंगे, क्योंकि आपके सुबह नाश्ते का टाइम जो है यहाँ पे रात्रि भोज का समय बन चुका है, आपका जो खाने का साइकिल है वो बिगड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जेट लैग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो जेट लैग यूजुअली हम कहते हैं कि एक दिन जो है प्रति टाइम जोन हम कहते हैं कि उतना समय हमें लगता है रिकवर होने में। तो अगर मान लीजिए आपने 10 टाइम जोन्स क्रॉस किए हैं तो लगभग 10 दिन में आपका जेट लैग पूर्ण रूप से उतर जाएगा, और आप जिस नई जगह पहुंचे हैं आप वहां के लिए पूर्णतः सेट हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो हमने इस अध्याय में समझने की कोशिश की। आगे के अध्याय में हम और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे, तो चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।